दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। और इसके लिए कार्यक्रम में है 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही आपको देंगे जानकारी कृषि स्टार्टअप में, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं आज के समय में कृषि के क्षेत्र में कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती है, और इन्हीं में से एक चुनौती है हमारी फसल अवशेष की भी। फिर चाहे धान जैसी फसल की भी हम बात करें, जो उसका अवशेष है, जो पराली है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चुनौती बन जाती है। लेकिन इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। ना सिर्फ अलग अलग विकल्प हमारे पास हैं, क्योंकि इसके ज़रिए कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, और ख़ासतौर से अगर हमारे देश में पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पे इससे CNG भी तैयार की जा रही है, और इसका उचित ढंग से प्रबंधन हो रहा है। किस तरीके से ये सब किया जा रहा है, आइए इसके लिए आपको लेके चलते हैं आज पंजाब में। हमारे देश में हर साल बड़ी मात्रा में फसल अवशेष उत्पन्न होते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है धान की पराली। वजह है इससे निकलने वाला धुआं। खेतों में जली पराली का धुआं दिल्ली पहुंचकर वहां की हवा को भी खराब कर देता है। सरकार लगातार इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, बेलर, मल्चर और पैडी स्ट्रॉ चॉपर जैसी बहुत सारी मशीनें तैयार की गई हैं। 2018-19 में फसल अवशेष प्रबंधन योजना शुरू की गई। इसके तहत पराली प्रबंधन की मशीनें खरीदने पर 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी का प्रावधान किसानों के लिए भी है और कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए भी। पराली की समस्या पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, इसलिए सरकार का ज्यादा ध्यान इन्हीं तीनों राज्यों पर है। हाल ही में कृषि विभाग की एक टीम पराली प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंजाब के लुधियाना पहुंची। पराली प्रबंधन 2 तरह से होता है, इन सीटू यानी खेत की पराली खेत के अंदर, और एक्स सीटू यानी खेत के बाहर। पराली प्रबंधन योजना के तहत सरकार की ओर से पिछले 5 साल के दौरान 3100 करोड़ रुपए दिए गए, और तीनों राज्यों को करीब 2,42,000 मशीनें सप्लाई की गई। सबसे ज्यादा पैसा पंजाब को मिला है। पराली प्रबंधन में कारोबार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। लुधियाना में जर्मनी की एक कंपनी इससे CNG तैयार कर रही है। ये वही गैस है जिससे हम और आप अपने वाहन चला रहे हैं। फिलहाल ये कंपनी हर साल 1.25 लाख टन पराली को CNG में बदल रही है। इस प्रोसेस में खाद भी प्राप्त होती है। सरकार की कुछ योजनाओं से कंपनी उत्साहित है और वो इसी तरह के 8-10 प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है। पंजाब दौरे के दौरान कृषि विभाग की टीम ने पराली प्रबंधन से जुड़ी मशीनों का जायजा लिया, और इसी विषय पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में आयोजित एक कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। बहरहाल पराली प्रबंधन की दिशा में हो रही कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। तो जाना आपने कैसे फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सकता है, या यूं कहें कि आप भी पराली प्रबंधन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यार करें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है
ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी मुलाकात कराते हैं हम सफल और प्रगतिशील किसानों से, जो कि आज के समय में कृषि में कुछ नया कर रहे हैं। खासतौर से अगर आज के कार्यक्रम की हम बात करें, आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले मुकेश यादव जी से, जो परंपरागत खेती करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि किस तरीके से परंपरागत जो फसलें हैं उनकी खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो काफ़ी किसान ऐसे हैं जो दूसरी विधियों पर भी जा रहे हैं। लेकिन कैसे हम लगातार एक जो परंपरा चली आ रही है, जिसको हम परंपरागत खेती भी के तौर पे भी देखते हैं, कैसे उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसकी जानकारी मुकेश जी अब दूसरे किसानों को भी दे रहे हैं। और इसमें कैसे इन्होंने कामयाबी हासिल की है, आइए देखते हैं। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझावाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूँकि इनका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गांव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं के उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया। साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं। मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20 से 40% की बचत हुई। साथ ही फसलों में खरपतवार नाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया।
मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। तो देखा आपने, मुकेश जी लगातार जो हमारी परंपरागत फसलें हैं उनको लेकर आगे बढ़ते गए और आज के समय में वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, इस समय की अगर बात की जाए, ये समय हमारे लिए अमृतकाल है। लगातार अमृत महोत्सव का हमने आयोजन देखा है और उसके साथ साथ हमारे जो पोषक अनाज हैं, जो मोटे अनाज हैं, जिन्हें श्री अन्न नाम से हम जानते हैं, इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं, ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो मोटे अनाज हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी किसान मोटे अनाज की खेती करते हैं और उसके साथ साथ अगर मक्का की खेती की बात की जाए तो उसकी खेती करके भी ना सिर्फ अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं बल्कि पोषण के लिहाज से, सेहत के लिहाज से भी काफ़ी लाभकारी है। कैसे यहाँ किसान मक्का की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं, आइए देखते हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह मक्की की फसल की बुआई जम्मू कश्मीर में भी की जाती है। पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती बैलों से हल जोड़कर पारंपरिक तरीके से की जाती है। जब जमीन अच्छी तरह से नरम और रोएदार हो जाती है तो बीज रोपण का काम शुरू हो जाता है। बीजारोपण के कुछ ही दिनों बाद मक्की के छोटे छोटे पौधे नजर आने लगते हैं। समय पर बारिश हो जाने से इनकी ऊंचाई भी तेजी से बढ़ती जाती है, मगर बीच में 2 बार गुड़ाई जरूरी होती है ताकि खरपतवार हटा दिए जाए। मक्की की खेती मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों तक की जाती है। बुनियादी तौर पर मक्की खरीफ मौसम की फसल है। मक्की की बुआई खरीफ में जून से जुलाई तक की जाती है। रबी फसल में मक्की की बुआई का समय होता है अक्टूबर से नवंबर तक।
परंतु जहां सिंचाई की सहूलत हासिल है, वहां रबी और खरीफ से पहले फसल के रूप में भी इसकी खेती की जाती है। कुछ समय बाद पौधे की ऊंचाई तकरीबन 5 फुट हो जाती है। समय आने पर पौधे पर फूल भी आने लगते हैं। ये फूल पौधे के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर एक गुच्छे की तरह आते हैं। ये फूल एक तरह से जल्दी ही फल यानी मक्की के भुट्टे लगने का संकेत होते हैं। मक्की की फसल पहाड़ी और मैदानी दोनों जगहों पर उगाई जाती है। दोनों इलाकों में बुआई और कटाई के समय में थोड़ा सा अंतर है। पहाड़ी इलाकों में मक्की की बुआई मैदानी इलाकों से पहले होती है, इसलिए फसल पहले तैयार हो जाती है। मक्की की फसल दोनों जगहों पर लगभग एक जैसी ही होती है। पहाड़ी इलाकों में अधिकतर किसान सफेद रंग की मक्की की खेती करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सफेद मक्की ज्यादा पौष्टिक और स्वाद वाली होती है। समय आने पर मक्की के पौधों पर भुट्टे लगना शुरू हो जाते हैं। एक एक पौधे पर अक्सर 2-3 या कई बार इससे भी अधिक भुट्टे लग जाते हैं। ये भुट्टे हरे रंग के पत्तों से ढके रहते हैं। सभी भुट्टों के सिरे पर उसी के रंग के एक तरह के बालों जैसा गुच्छा बन जाता है। मक्की की खेती के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों की हर तरह से सहायता हासिल करवाई जाती है। फसल के मौसम से पहले किसानों को बढ़िया किस्म के बीज हासिल करवाए जाते हैं। मक्की की फसल पूरी तरह पक जाने से पहले ही लोग भुट्टे खाना शुरू कर देते हैं। समय आने पर मक्की की फसल तैयार हो जाती है और पकने पर पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। सूखे पौधों की कटाई कर ली जाती है। पहले पौधों से मक्की के भुट्टे तोड़ लिए जाते हैं। भुट्टों के दाने अलग करके किसी खुली या सूखी जगह पर बिछा दिए जाते हैं। बिछाने का मकसद दोनों को पूरी तरह से सुखा लेना होता है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद उन्हें बोरियों में भरकर किसी उचित जगह पर रख लिया जाता है। बाद में जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। रोटी के तौर पर इस्तेमाल के लिए मक्की के दानों को पिसवाया जाता है। दाने पिसवाने का काम आज भी बहुत सी जगहों पर घराट पर किया जाता है। खाने के लिए मक्की का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। मक्की की रोटी को ही टोडा कहते हैं। गांव देहात और खास तौर पर पहाड़ों में मक्की की रोटी यानी टोडा पकाने का काम आज भी चूल्हे पर ही किया जाता है। लकड़ी की मध्यम आग पर बना मक्की का टोडा न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए कड़ी के साथ टोडा खाना उनके मनपसंद खानों में से एक है। पहाड़ों में सुहावने मौसम में जब लोग बाहर बैठकर कड़ी के साथ टोडा खाते हैं तो उनके शरीर में अपने आप ही स्फूर्ति आ जाती है। किसान बहनों भाइयों, आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। जी हाँ, बैम्बू मिशन की अगर बात की जाए, इसको लेकर सरकार ने पुरजोर कोशिश की कि कैसे इसकी खेती को हम बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। ना सिर्फ कृषि वानिकी के नज़रिए से देखा जाए, बल्कि अलग अलग तरह के जो उत्पाद हैं वो आप इससे तैयार कर सकते हैं, और उसी वजह से इस मिशन की शुरुआत की गई। आज के समय में जो मिशन है किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस तरीके से लाभ जो है इसके जरिए किसानों को मिल सकता है, आइए जानते हैं। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है।
तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@ddk@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है। इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ ये जानकारी आप कृषि दर्शन के माध्यम से अब कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।